आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या हमारी आधारित होगी सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर। और आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में आज का हम लोग पहला प्रश्न। तो निर्देश दिए गए हैं प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्न। वर्तनी से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न साथियों आपके सामने है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन आपको करना है। तो इसमें से आपने सन्यासी शब्द विकल्प ए का चयन किया है, तो बिल्कुल सही जवाब। यूपी पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि अलौकिक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। अलौकिक शब्द का की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है और इसमें से आपने सही वर्तनी के रूप में अलौकिक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी के रूप में आपने चयनित किया प्रदर्शनी विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। 2009 पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है। आगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपने चयनित किया विकल्प सी मानवीकरण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 5 में शुद्ध शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपने चयनित किया विकल्प बी सच्चिदानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, राजस्थान बीएड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर आपने शुद्ध वर्तनी सुषुप्ति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सही वर्तनी का चयन करना है आपको। तो इसमें से सही वर्तनी के रूप में आपने विकल्प बी को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। ज्योत्सना में त और स दोनों ही आधे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और इसमें आपने विकल्प डी का चयन कर लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और राइट वर्तनी विकल्प 9 में आपने चयनित कर लिया है कवियत्री को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी आपको चयन करना है और इसमें से सही वर्तनी के रूप में विकल्प बी का आपने चयन किया परीक्षा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के बीच के जो प्रश्न है वे संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित हैं। सही विकल्प का चयन करना होगा आपको। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा आपको बताना है और आपने भाववाचक सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए शत्रुता को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के विचार से संज्ञा के प्रकार आपको बताना है और आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी 5 को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपने जवाब में सेलेक्ट कर लिया यमुना को, तो बिल्कुल सही जवाब यमुना से यमुना नदी का ही बोध होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा इसमें से नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 में सही जवाब आपने भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो लड़ाई, उतराई, चतुराई भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देश में हानि जयचंदों से होती है, यहाँ जयचंदों शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो जयचंदों शब्द ऋण हो चुका है गद्दारों के लिए, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जातिवाचक संज्ञा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आप भले तो जग भला इस वाक्य में आप क्या हैं। तो आप भले तो जग भला इस वाक्य में आप आपका निजवाचक सर्वनाम है, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोई बैठा है इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम आपको बताना है। कोई बैठा है इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम क्या होगा, और विकल्प के रूप में आपने चयनित कर लिया सी को, तो बिल्कुल सही जवाब और निश्चय वाचक। अगला प्रश्न है कि क्रिया से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के प्रश्न जो हैं वो क्रिया पर आधारित प्रश्न हैं, तो फटाफट आंसर ट्रिक करिएगा साथियों। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं। तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कही जाएंगी। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपने नाम धातु चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुक्रियात्मक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी झुठलाना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उसने पत्र लिखवाया इस वाक्य में किस कोट की क्रिया प्रयुक्त हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आपको बताना है। तो इसमें सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया दोनों ही क्रियाएं हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 में सही जवाब के रूप में आपने नाम धातु चुना, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 25 रात को जगना हानिकारक है इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोट की है, इसका आपको जवाब बताना है। यानी जगना शब्द में कौन सी क्रिया है यह आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने क्रियार्थक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सठियाना शब्द है, सठियाना शब्द में आपको बताना है कैसा है, तो यह नाम धातु क्रिया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का वह रूप क्या कहलाता है। तो जब क्रिया का रूप संज्ञा के रूप में होता है तो वह क्रियार्थक संज्ञा होती है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है इसमें कौन सी क्रिया है, तो सुमित सो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया लगी हुई है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया रेखा निम्नांकित में से क्रिया का कौन सा उदाहरण है, तो जवाब हो जाएगा संयुक्त क्रिया है, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, वह वाक्य कौन सा है, इसमें आपको चयनित करना है। तो वह आम खाता है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि लिंग से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। लिंग से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी निराला को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है प्रश्न संख्या 32 में। तो इसमें राइट आंसर आपने क्या चुना? व्यय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो पुल्लिंग शब्द के रूप में आपने बुढ़ापा को चुना, तो विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, यह कथन तो सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, यह भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यह भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह कथन सही नहीं है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें से पानी शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें किताब, संसद और गंगा तीनों ही स्त्रीलिंग हैं, विकल्प ए पुल्लिंग है सूचीपत्र। वीर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना बनेगा। ध्यान दीजिएगा, वारांगना जो है यह वैश्या की पर्याय होती हैं, तो वीरांगना विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द के रूप में इसमें आपने बुढ़ापा को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी शब्दों में लिंग का जो निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रचना एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 41 में राइट आंसर आपने आधा गांव का रचनाकार राही मासूम रजा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दामुल के कैदी के लेखक कौन है? तो दामुल के कैदी यह लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी का रचनाकार आपने पद्माकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास पुस्तक के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला कृति के रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के लिए अब तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी 10 लोगों को। 2019 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या जो है वो 10 है। आगे, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर आपने कमलेश्वर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु काल की समय सीमा आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 49 में अगर भारतेंदु काल को आपने 1865 से 1900 तक बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो हिंदी को राजभाषा की संज्ञा 14 सितंबर 1949 को दी गई। आगे, निम्नलिखित में से उच्चारण दृष्टि से कौन सा शब्द दंत वर्ण दंत नहीं है, दृष्टि से दंत नहीं है, कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें यह ट वर्ग मूर्धा। आगे, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, क्षमा करें, ओष्ठ ध्वनि है पूछा जा रहा है, बहुत आसान जवाब विकल्प इसमें जो है डी आपने चयनित कर लिया। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण के रूप में आपने विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है आपको, और जवाब में आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जिस शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिस शब्द के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ शब्द का उच्चारण स्थान विकल्प बी कंठ होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी ज और या को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसमें से अघोष वर्ण के रूप में आपने विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 61 से 70 तक के प्रश्न भाषा, विभाषा और बोली से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, इसका आपको उत्तर देना है। इस प्रश्न का जवाब आपने बांगरू को बताया पश्चिमी हिंदी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, तो प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर अवधि हो जाएगा, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा हिंदी कौन अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो बड़ा आसान सा इसमें जवाब होगा, और इसका जवाब आपने तेलुगु चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाने वाली इसमें से भाषा कौन सी है, तो ब्रजबुली नाम से जाने वाली भाषा पुरानी बांग्ला भाषा है। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली बोली जाती है, तो यह जो है हरियाणवी या बांगरू का क्षेत्र है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीवा, दामोह और बालाघाट किस बोली का क्षेत्र है, और इस प्रश्न का जवाब आपने बघेली चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, पाली भाषा की समय सीमा आपने चयनित कर लिया 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो इस प्रश्न का जवाब अवधी और बघेली हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि आदिकाल में किस भाषाओं की अधिकता थी, आदिकाल में ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो पाली, राजस्थानी, अपभ्रंश, सभी विकल्प इसके सही हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि भाषा को किन रूप में विभाजित किया गया है? तो भाषा बोली और शैली दोनों के ही आधार पर है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है कि विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है? विस्मयादि बोधक जो है वह विषाद, विस्मय, घृणा, आह्लाद सूचक सादर वर्णों के संबोधन में सभी जगह प्रयुक्त होते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोधाभास की दशा में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो उसके लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान, वस्तु और व्यक्ति के वर्णन में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जवाब हो जाएगा विवरण चिन्ह का। कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को संकेत कहा है? तो जवाब हो जाएगा लोप लाघव चिन्ह को। विकल्प 20 का राइट आंसर है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसमें से कौन सा है? और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। कामता प्रसाद गुरु ने किस चिन्ह को विसर्ग के समकक्ष बताया है? तो प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर आपने विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात कौन सा विराम लगता है? तो प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब हो जाएगा अल्प विराम। अगला प्रश्न है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ है? तो जवाब हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि समाप्ति सूचक चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आप कौन है इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। और इस प्रश्न का जवाब प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगाया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विलोम से संबंधित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न में आपने उद्धत का विपरीतार्थक आपने सेलेक्ट कर लिया, तो विकल्प इसका राइट आंसर ये हो जाएगा विनीत। आगे प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द आपने चयनित कर लिया निवृत्त, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। चपल का विलोम आपको बताना है। चपल शब्द का विलोम आपने चयनित कर लिया गंभीर, तो बिल्कुल सही जवाब। कर्कश शब्द का विलोम आपको बताना है। कर्कश का मधुर आपने चुना, तो यह भी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंतरंग का सही विलोम क्या होगा? तो अंतरंग शब्द का विलोम प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर आपने बहिरंग चुना, तो सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 86 में राइट आंसर आपने विकल्प सी चुना है कृतघ्न को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन शब्द का विलोम आपको बताना है। और प्राचीन शब्द का विलोम आपने विकल्प बी को चुन लिया अर्वाचीन, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महात्मा शब्द का सही विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 88 में महात्मा शब्द का सही विलोम आपने चुन लिया दूरात्मा, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर शब्द का विलोम आपने जंगम चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। और तिमिर शब्द का शुद्ध विलोम क्या होगा? तो तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द आलोक होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है 91 से 100 तक के प्रश्नों को। तो निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें विकल्प बी आपने पहिर चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी तद्भव बताना है आपको। तो इसमें आकाश, पवन, मेघ को छोड़ करके विकल्प डी आपने सीआर चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द इसमें आपने विकल्प ए को चुना, तो सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 94 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, तो इसमें तत्सम शब्द के रूप में आपने मेघ को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। कंधा शब्द का तत्सम आपको बताना है और कंधा का तत्सम आपने स्कंद चुना, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा, तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव फूर्ति आपने चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको बताना है और इसमें तत्सम शब्द आपने गोधूम को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द छांटिए, तो तद्भव शब्द के रूप में आपने विकल्प बी का चयन किया, विकल्प बी मुंह को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आंसू शब्द कैसा शब्द है, तो आंसू शब्द तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से इसका अश्रु होता है, कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तो तत्सम के रूप में आपने अंधकार को चुना, तो ये विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।